गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम परमाणु संरचना के अंतर्गत कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है किस प्रकार से किया था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक जो परमाणु की जो संरचनाएं जो होती हैं है ना, उसमें कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है किस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक जैसे परमाणु है मुख्य रूप से है ना, मध्य वाला भाग जो होता है आपका नाभिक कहलाता है और बाकी इसके चारों तरफ है ना कक्ष जो है स्थित होते हैं और कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है होता है। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, एक परमाणु की संरचना है जहाँ पर आप देखेंगे ये जो मध्य जो भाग होता है वो आपका नाभिक कहलाता है और इसके बाद है ये सभी जो है ना आपके क्या कहलाते हैं, कक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपका, कक्षक जो है कहलाते हैं। तो इसे बोरवरी नामक जो वैज्ञानिक है जिन्होंने इसे 4 कक्षकों में मतलब बांटा है। तो जो पहला जो कक्ष होता है उसे आपका के, दूसरा जो कक्ष होता है उसको एल, तीसरा जो कक्ष होता है उसको एम और चौथा जो कक्ष होता है उसे एन के रूप में मतलब यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये आपका परमाणु की कक्षाएं होती हैं है ना, जहाँ पर मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है वितरित जो है होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि कक्षाओं में है ना, जैसे कि जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है कितनी संख्या में है ना इसमें मतलब आते हैं उसके बारे में हम देखते हैं, यानी कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बोरवरी नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने है ना क्या किया था, उन्होंने एक सूत्र दिया था। क्या दिया हुआ था, सूत्र दिया हुआ था जिसके अनुसार आप देखेंगे कि इसमें कक्षकों में है ना इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है किस प्रकार से होता है। तो आइए उसी के बारे में हम चलते हैं। तो बोरवरी नामक वैज्ञानिक ने है ना एक सूत्र दिया था। तो सूत्र होता है ये 2n का स्क्वायर, ठीक है, जहां पर n होता है आपका कक्षा की संख्या। अब यहाँ पर देखेंगे n का मतलब क्या है, आपका कक्षा की संख्या हो गया है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे n का मान जो है हम 1, 2, 3 और 4 जो है क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आइए हम इस सूत्र में है ना n का जो मान यहाँ पर दिया है 1, 2, 3 और 4, इन मानों को हम रख कर देखते हैं, जिससे हमें सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका सूत्र है आपका 2n का स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले n का मान जो है 1 रख कर निकालते हैं 2n का वर्ग है ना, इसमें आप रखेंगे तो 1 का वर्ग हो जाएगा है ना। तो 1 के साथ गुणा करोगे तो 1 ही आएगा और 2 का 1 के साथ में गुणा करोगे तो 2 आएगा, यानी पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखेंगे n का मान यदि हम कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा। 2 का 2 से गुणा करोगे तो 4 और 4 गुणा 2 से करोगे तो आपका 8। दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब n का मान जो है, n का मान हम कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, 2 इंटू 3 का वर्ग है ना। तो ये आपका क्या होगा, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। तो तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से n का मान हम कितना रखते हैं, 4 रखते हैं है ना। ये आपको गुणा हो जाएगा 4 से 16 और 16 दूनी क्या हो जाएगा, 32। तो चौथे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कितना हो जाएगा आपका,
32। तो इस प्रकार से बोरवरी ने एक सूत्र दिया है ना, 2n का स्क्वायर। इसके अनुसार हम, है ना, ये जो परमाणु कक्षक है उसमें हम इलेक्ट्रॉनों के वितरण को हम आसानी से ज्ञात जो है कर सकते हैं। तो इसके अनुसार पहले कक्ष में, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है 2, दूसरे कक्ष में कितना होता है आपका 8, तीसरे कक्ष में कितना होता है आपका 18 और तीसरे कक्ष में कितना होता है आपका 32। इस प्रकार से, है ना, ये जो है परमाणु की कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है इस प्रकार से मतलब किया जाता है। तो ये था आपका क्या बोरवरी का, है ना, मतलब बोरवरी के सूत्र के माध्यम से कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है किया जाता है। इसके पश्चात हम आगे, है ना, इसी में हम चलते हैं परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के बारे में। यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी जो तत्व जो होता है ना, कोई भी तत्व, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, सोडियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं आपका सोडियम लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है क्या है आपका तत्व है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे नीचे की ओर, यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, इसका जो कहना चाहिए परमाणु जो संख्या है वो कितना होता है आपका 11 होता है। और हमेशा जो परमाणु क्रमांक या संख्या जो होता है वो नीचे की ओर हम प्रदर्शित जो है करते हैं। और जो इसका परमाणु जो भार जो होता है वो 23 होता है, जो कि हम ऊपर की ओर क्या करते हैं इसको प्रदर्शित जो है करते हैं। तो आइए हम इसका एक परमाणु संरचना के माध्यम से इसे समझने का प्रयास जो है करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये आपका सोडियम है। तो सोडियम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये जो हम 4 कक्ष में बांटते हैं इसे सबसे पहले लिख लीजिए K, L, M और N के रूप में, ठीक है। अब इसमें बांटने का सिस्टम देखिए, अभी हमने वितरण क्या पढ़े थे कि पहले कक्ष में हमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे में 32, 18 और चौथे में आपका क्या होना चाहिए 32 जो है होना चाहिए। ये हमें मालूम है। किससे मालूम है? बोरवरी ने जो सूत्र दिया था इसके अनुसार हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण हमें कैसे करना है। तो उसी के अनुसार हमें क्या करना है, इसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है निकालना है। तो ये जो 11 है, तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, तो 2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। दूसरा कक्ष जो होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपका 8 होता है, तो 8 को भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 8 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 10, और इसके पास कितना है 11। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 माइनस करते हैं तो 1 ही बचता है। तो एक जो इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो कहाँ जाना चाहता है आपका अगली कक्षा में। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकाला जाता है ना, तो हम क्या करते हैं कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को पहले देखते हैं। तो पहले कक्ष में 2 आ गया, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 1। इस प्रकार से जो सोडियम का, है ना, जो परमाणु संरचना में, है ना, कितने कक्ष बनेंगे, 3 ही कक्ष जो है बनेंगे, चौथा जो है नहीं बनेगा। अब हम इसको परमाणु संरचना समझते हैं। इस प्रकार से यह परमाणु संरचना बना सकते हैं। क्योंकि सोडियम का परमाणु संरचना में, है ना, कितने कक्षा है, 3 कक्षा है। तो हम ये 3 कक्ष जो है आसानी से बना सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखेंगे मध्य वाला जो भाग है ना, उसमें क्या कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है होते हैं, यानी क्या है ये नाभिक होता है। और ये जो बाकी जो रहते हैं वो क्या आपका कक्ष होता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इसमें समझते हैं कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को हम कैसे इलेक्ट्रॉन के रूप में हम प्रदर्शित जो है करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला जो कक्ष है वो क्या है K है। तो K में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 2 है। तो इसको फिल कर दीजिए 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम E के रूप में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरे कक्ष में देखिए आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 8। तो आप इसको इस प्रकार से भरिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसमें देखेंगे अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 1 है।
तो एक यहाँ पर आप फील कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे ये जो है कि आपका सोडियम का परमाणु संरचना है। क्या है ये? सोडियम का परमाणु संरचना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार से मतलब हम इलेक्ट्रॉन के रूप में हम इसको प्रदर्शित कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नाभिक में अगर आप लोगों को कभी पूछे कि परमाणु में, है ना, परमाणु में कितने मूलभूत कण होते हैं, तो आपको बताना है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन क्या होते हैं, परमाणु में मूलभूत कण जो है होते हैं। अब इसके बाद में यदि दूसरा क्वेश्चन ये आए कि परमाणु के नाभिक में कितने तत्व होते हैं, तब आपको बताना है कि ये जो है कितने होते हैं, दो होते हैं। एक आपका प्रोटॉन होता है, दूसरा जो होता है क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रोटॉन हमेशा कैसा होता है, धन आवेशित होता है, इसलिए नाभिक भी क्या होता है आपका धन आवेशित जो है होता है। और न्यूट्रॉन जो है कैसे होता है, शून्य लगा, यानी कि ये क्या है आपका उदासीन होता है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर नाभिक में क्या आपका धन आवेशित होता है नाभिक जो है। और कक्ष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, ऋण आवेशित मतलब इसको प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है कौन से रहते हैं, मतलब ये जो है ऋण आवेशित के रूप में ये जो है रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रोटॉनों की संख्या के बारे में। जो परमाणु क्रमांक है वही जो है आपका क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या होती है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। अब यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए, है ना, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि परमाणु भार और आपका परमाणु संख्या के बारे में थोड़ा सा जानकारी। यहाँ पर परमाणु जो भार जो होता है ना, ये जो है आपका Z से प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, A से प्रदर्शित जो है करते हैं। तो अभी मैंने कहा परमाणु जो संख्या है ना, वही आपका क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या जो है होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो न्यूट्रॉनों की संख्या जब आपको निकालना है, तब आप क्या करेंगे, परमाणु भार से, यानी A - Z, परमाणु भार से परमाणु संख्या को आप घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका न्यूट्रॉनों की संख्या जो है ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि A हमारा कितना है, 23 है। कितना है, 23 है। और आपका जो Z है, यानी कि परमाणु संख्या का मान जो कितना है आपका 11 है। जब इन दोनों को आप घटा दोगे यहाँ पर आ जाता है क्या, ये 12, यानी हम अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, न्यूट्रॉनों की संख्या का मान जो है ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि परमाणु संख्या और परमाणु भार जो है किसे कहा जाता है। यहाँ पर आप देखिए नाभिक के अंदर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना है, 11 है। और बाहर में देखिए कक्षकों की संख्या, यानी क्या, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो भी क्या है आपका 11 है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी परमाणु में, है ना, किसी भी परमाणु में आपका जो आपका प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या जो होती है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक जो है कहा जाता है, जिसे Z से क्या करते हैं, प्रदर्शित जो है करते हैं। और परमाणु भार, यहाँ पर आप देखेंगे परमाणु का जो नाभिक है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन कितना होता है आपका 11 है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है आपका 12 है। तो इन दोनों का योग, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, दोनों का हम जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 23 आता है। तो परिभाषा क्या लिख सकते हो कि किसी भी परमाणु में, है ना, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो है आपका क्या कहलाता है, परमाणु भार जो है कहलाता है। तो ये था आपका सोडियम की परमाणु संरचना के बारे में, है ना, जिसमें हमने इसमें परमाणु संख्या क्या है और परमाणु भार क्या है इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। साथ ही साथ जो बोरबरी ने, है ना, आपका कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण के बारे में, है ना, समझाया था, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। अगला हमारा टॉपिक है
समस्थानिक और समभारिक के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समस्थानिक जो है क्या होते हैं। समस्थानिक में है ना क्या होता है कि आपका ऐसे तत्व है ना, ऐसे तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका एक दूसरे के समस्थानिक जो है कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण समझ सकते हैं, क्लोरीन और एक आपका क्लोरीन 37। क्लोरीन को हम क्या करते हैं, Cl से प्रदर्शित जो है करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, Cl से प्रदर्शित जो है करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरीन ये दोनों जो है ना, क्या क्लोरीन है जिनका परमाणु क्रमांक जो कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, दोनों का परमाणु क्रमांक जो है क्या होता है, आपका 17 होता है। लेकिन इनका परमाणु जो बाहर जो होता है, एक का 35 होता है और दूसरे का कितना होता है, आपका 37 होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हम इस उदाहरण से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि परमाणु के ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या जो है क्या होती है, समान होती है। कैसे होती है, समान होती है, लेकिन परमाणु भार जो है क्या होता है, आपका भिन्न भिन्न होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आपका समस्थानिक जो है कहते हैं। दूसरा जो टॉपिक है हमारा क्या है, समभारिक के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं, जिनकी परमाणु संख्या क्या होता है, आपका भिन्न भिन्न होता है, लेकिन द्रव्यमान जो संख्या जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, जिसे हम एक दूसरे के क्या कहते हैं, समभारिक जो है कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें उदाहरण, इसमें समभारिक है, तो इसमें उदाहरण देख सकते हैं हम लोग, आर्गन, इसको Ar से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो होता है आपका पोटेशियम, इसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा जो होता है आपका कैल्शियम, कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, Ca से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि आर्गन का परमाणु क्रमांक जो है कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो परमाणु भार 40। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, भार जो है 40। उसी प्रकार से कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो 20 होता है और इसका परमाणु भार कितना होता है, 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन तीनों में है ना, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, तीनों का जो परमाणु संख्या वो अलग अलग है। क्या है, आपका अलग अलग होता है, लेकिन परमाणु भार तीनों का क्या होता है, आपका एक समान होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका समभारिक जो है कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका समभारिक। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन जो है ना, ये क्या है, आपका समस्थानिक, समस्थानिक। ठीक है, और ये तीनों आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये जो आपका क्या है, समभारिक होते हैं। तो परिभाषा से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ऐसे परमाणु जिसके परमाणु संख्या क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। और है ना, समभारिक, समभारिक इसको कैसे कहेंगे, इसमें अलग अलग जो परमाणु क्रमांक, मतलब परमाणु जो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उसका परमाणु भार क्या होता है, एक समान जो है होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समभारिक जो है कहते हैं। धन्यवाद।